तमाम तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएंगे अदिति। और इनको दिखाते हैं कि जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े वहां भक्तों को रेलवे की एक स्पेशल ट्रेन पहुंचाएगी। और आईआरसीटीसी ने रामायण सर्किट यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इसकी शुरुआत हो गई है। ये स्पेशल ट्रेन राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है। भगवान राम के करोड़ों भक्तों को खुशी की एक नई सौगात मिली है। राम के जीवन दर्शन को जानने समझने का मौका मिला है। भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत श्री रामायण यात्रा की शुरुआत की है। भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई। के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए क्योंकि आईआरसीटीसी ने श्री रामायण यात्रा, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की है जो 17 दिनों तक आपको उन सारी जगहों पर ले जाएगी जहां पर श्री राम है। पूरे 17 दिनों तक राम भक्त अपने आराध्य से जुड़े स्थानों का दर्शन करेंगे। इस दौरान राम सर्किट ट्रेन अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का सफर तय करेगी। ट्रेन करीब 7500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। दिल्ली से सबसे पहले ट्रेन अयोध्या जाएगी, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और भरत मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान और नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर के दर्शन प्राप्त किए जा सकेंगे। ट्रेन का अगला पड़ाव भोलेनाथ की नगरी काशी होगा, फिर चित्रकूट और नासिक होगा। नासिक के बाद ट्रेन प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी पहुंचेगी। इस यात्रा का आखिरी स्टेशन रामेश्वरम होगा। यहां से ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस आएगी। एक ऐसी अद्भुत ट्रेन की मैं आपको यात्रा कराने वाली हूं अभी। जी हाँ, श्री रामायण यात्रा ट्रेन की शुरुआत आईआरसीटीसी ने की है, जो कि भगवान श्री राम के हर उस मंदिर में जाएगी जहां वो बसते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी, काशी और फिर ये वापसी करेगी। 17 दिनों की ये यात्रा है। 17 दिनों की इस यात्रा में जो ये ट्रेन है, इसमें खास सुविधाएं की गई हैं। खास सुविधाएं ऐसे, पूरी ही एसी ट्रेन है, फुल एसी ट्रेन है, जिसमें तमाम तरीके की सुविधाओं से ये लैस है। चाहे वो बेड्स हो या फिर बैठने की व्यवस्था जो कि इस ट्रेन में की गई है, यात्रियों के लिए पूरी सुविधाएं हैं। 2 रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। ये पूरी कोशिश है कि राम भक्त जितने भी हैं उनको जोड़ा जा सके, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। उस टूरिज्म को, रिलीजियस टूरिज्म को, जितनी भी धार्मिक यात्रा है उसकी शुरुआत है। तीर्थ यात्रियों को लेकर राम सर्किट पर चलने वाली पहली ट्रेन तो रवाना हो चुकी है, लेकिन पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए आईआरसीटीसी ने 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 16 नवंबर को दूसरी ट्रेन, 25 नवंबर को तीसरी, 27 नवंबर को चौथी और 20 जनवरी से 5वीं ट्रेन चलाई जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि इस यात्रा के अंदर हम जब यात्री को लेके जा रहे हैं तो उनकी यात्रा अभी यहीं से शुरू हो गई है। मतलब लोग कहते हैं कि हम अयोध्या जाएंगे तो हमारी यात्रा शुरू होगी, रामेश्वरम जाएंगे। हमने पूरा प्रयास किया है कि यात्रा रेलवे स्टेशन पर शुरू कर दी है। आपने पूरा दरबार देखा और अंदर खाने के अरेंजमेंट है, हर टाइम आरती है, सात्विक खाना है, रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था है, 5 स्टार सर्विसेज हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा सपना है जो देखा गया है रेलवे के माध्यम से रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। कोरोना महामारी की रफ्तार पर ब्रेक के साथ ही राम भक्तों को खुशी की बड़ी सौगात मिली है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी की इस पहल से राम भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट के टूरिज्म सेक्शन में जाकर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस यात्रा के लिए एसी फर्स्ट क्लास की बुकिंग के लिए यात्रियों को करीब 1 लाख रुपए और सेकंड क्लास के लिए 82,000 रुपए चुकाने होंगे। इन 17 दिनों की यात्रा के दौरान एसी होटल में खाने पीने रहने की पूरी सुविधा होगी। लग्जरी बसों से यात्रियों को धार्मिक स्थल तक ले जाया जाएगा। भारतीय रेलवे की इस पहल से श्री राम के भक्तों की खुशी बता रही है कि रेलवे की ये कोशिश उन्हें काफी पसंद आ रही है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो जाहिर सी बात है अदिति, आप भी मानेंगे कि राम भक्तों के लिए इससे बड़ी सौगात तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल शगुफ्ता। और रामायण सर्किट ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होगी। राम भक्तों की सुविधा का ट्रेन में पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें मिनी लाइब्रेरी, शानदार रेस्टोरेंट से लेकर फुट मसाजर, शावर रूम का भी इंतजाम है। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं। आइए आपको इस खास ट्रेन की सारी खूबियां बताते हैं। राम सर्किट ट्रेन में जब आप प्रवेश करते हैं तो इसकी भव्यता का अंदाजा होता है। इस ट्रेन के सारे कोच पूरी तरह एयर कंडीशनड हैं। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में राम भक्तों को किसी किस्म की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। 17 दिनों की इस यात्रा में इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये फर्स्ट क्लास है, बोगी है। मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या क्या सुविधाएं इस बोगी में दी गई हैं। आप मेरे साथ आइए और सफर कीजिए अभी से ही कि क्या क्या सुविधाओं से लैस है फर्स्ट क्लास की ये बोगी। जब आप अंदर की ओर बढ़ते हैं, स्लाइडिंग डोर दिया गया है। देखा जाए 2 यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और लेटने के लिए ये बनाए गए हैं, और यहाँ पर छाता दिया है, कैप दिया है, मास्क की व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ पर तकिए हैं और यहाँ पर चादर है, कंबल की व्यवस्था है। सारी सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है और यात्रियों में खुशी है। आप देख सकते हैं खुशी कितनी ज्यादा है यात्रियों में। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश। जिंदगी का मिला, जिंदगी में बहुत अच्छी खुश। जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो ये 17 दिनों के लिए आप एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ट्रेन की सीटें बेहद आरामदायक हैं। ट्रेन में अत्याधुनिक स्वच्छ टॉयलेट है, शॉवर रूम की सुविधा है, सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर रास्ते में आपको पढ़ने की जरूरत महसूस हो तो मिनी लाइब्रेरी की भी सुविधा यहाँ है। यहाँ की सुख सुविधाओं की बात करें तो लैंप की व्यवस्था है, यहाँ बैठने की व्यवस्था है, यहाँ टेबल की व्यवस्था है, पर्दे लगे हुए हैं। सभी बहुत ही चुन कर चुने गए हैं ताकि राम भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं बोतल होल्डर, यहाँ पर भी बॉटल होल्डर दिया गया है। साथ ही साथ पीछे एक मिनी लाइब्रेरी है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ मिनी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है ताकि जब राम भक्त कुछ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ये मिनी लाइब्रेरी है जहाँ पे कुछ किताबें दी गई हैं, यहाँ पर किताबों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर शूज़ को क्लीन करने के लिए भी मशीन लगाई गई है। दिल्ली से चलने वाली ये ट्रेन अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक श्री राम से जुड़े हर स्थानों की सैर कराएगी। कहीं बस से तो कहीं आपको पैदल भी चलना हो और आप थक जाएं तो ट्रेन में आपकी थकान मिटाने के लिए फुट मसाजर की भी सुविधा है। राम भक्तों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब वो थक कर वापस लौटेंगे तो यहाँ पर मसाजर की भी व्यवस्था की गई है। मैम, कैसा महसूस कर रही हैं आप इस राम भक्ति की यात्रा पे जाने से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी फैसिलिटीज अच्छी, मतलब सहूलियत दी है मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अपना ये आके आराम कर लो, सारी थकावट दूर। और क्या। तो राम भक्ति में आप मशगूल होने वाली हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जोर से बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान IRCTC की टीम स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखेगी। सभी पर्यटकों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर रखने के लिए एक सुरक्षा किट भी दी जाएगी। सभी पर्यटकों और कर्मचारियों के टेम्परेचर की जांच के साथ साथ रास्ते में ट्रेन को बार-बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। राम सर्किट ट्रेन में खाने पीने की बेहद शानदार व्यवस्था की गई है। ट्रेन में 5 स्टार होटल की सुविधाओं का एहसास कराता रेस्टोरेंट है, जिसमें स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन खाकर आपको घर के खाने जैसा महसूस होगा। इसमें 2 रेल डाइनिंग रेस्तरां और एक आधुनिक किचन कार। आप मेरे चारों तरफ
देख सकते हैं कि ये रेस्ट्रो का नज़ारा लग रहा है, लेकिन ये एक रेस्ट्रो नहीं है, ये एक ट्रेन है। उसमें खाने की व्यवस्था की गई है, रेस्ट्रो के अंदाज में है। यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था है जैसे कि किसी एक रेस्ट्रो में होती है। पूरे मैट्स हैं, यहाँ पे फोक रखा है, स्पून्स रखी हैं, सभी ऐसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी एक ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं। सभी सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है। खाना खिलाने के बाद हर बार रसोई और रेस्तरां को साफ और सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए ट्रेन में पूरा इंतजाम है। लेकिन अगर आप इस रामायण सर्किट ट्रेन की यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और कोविड टीके के दोनों डोज लगे होना अनिवार्य है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस अनोखी सी ट्रेन की इन खूबियों को देखते हुए मैं अदिति से पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि ये आज तक की सबसे बड़ी सौगात होगी राम भक्तों के लिए। ट्रैवल तो करना चाहेंगे, है ना? हाँ, वो तो। अगर मौका मिला तो हम भी जाना चाहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर की, जहां पर होने वाली धार्मिक यात्रा अब और सहूलियत के साथ भरी होगी। भक्तों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पूरी यात्रा में अलग से पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस परियोजना की शुरुआत करेंगे, तो आइए साथ में देखते हैं कि क्या खास है इस परियोजना में। पंढरपुर में श्रद्धालुओं को मिलेगी सौगात। नए पैदल मार्ग से आसान होगा भक्तों का सफर। हिंदुओं की आस्था का केंद्र पंढरपुर अब भक्तों की सहूलियत के लिए तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी निकाली जाती है। इस धार्मिक पदयात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन भक्तों का यह सफर आसान बनाने के लिए अब नया पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज इस परियोजना की शुरुआत करेंगे। इस धार्मिक यात्रा से जुड़ी 5 परियोजनाओं में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस लागत से परियोजना में 223 किलोमीटर लंबी सड़क की सूरत बदल जाएगी। पहली परियोजना में भसवट, पीलीव और पंढरपुर को जोड़ा जाएगा। दूसरी परियोजना में कुर्डावाड़ी को पंढरपुर से जोड़ा जाएगा और तीसरी परियोजना में पंढरपुर से संगोला, चौथी में टेम्पुरमई से पंढरपुर और 5वीं परियोजना में पंढरपुर को उमदी से जोड़ा जाएगा। पंढरपुर की इस यात्रा को वैष्णव जनों का कुंभ भी कहते हैं। भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पताका लिए पैदल यात्रा करके यहाँ इकट्ठा होते हैं। बताया जाता है कि ये परंपरा करीब 1000 साल पुरानी है। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन के साथ संत तुकाराम की कीर्ति का गुणगान किया जाता है। ये यात्रा 22 दिनों तक चलती है। अब सैकड़ों किलोमीटर का भक्तों का ये सफर बेहद सहूलियत भरा होने वाला है और ये परियोजना इन श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। नितिन शिंदे, गुड न्यूज टुडे। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की थमती रफ्तार के साथ ही बिहार के बोधगया में पर्यटन पटरी पर लौट आ रहा है। बोधगया में 10 दिनों का मेडिटेशन कैंप लगाया गया है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी बोधगया में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार के बोध गया की जिस पावन धरती पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कोरोना संक्रमण का खतरा कम होते ही वो धरती अब फिर से गुलजार होने लगी है। धार्मिक गतिविधियां अब यहाँ शुरू होने लगी है। भगवान बुद्ध की तपस्या स्थली ढुंगेश्वरी के करीब एक बौद्ध मठ में 10 दिनों तक चलने वाला माइंड रिट्रीट मेडिटेशन शुरू हुआ है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अलावा देश के कोने कोने से आए बौद्ध श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।
बेला फॉरेस्ट मेडिटेशन सेंटर नाम का ये बौद्ध मठ उसी ढुंडेश्वरी पहाड़ के पास है, जिसकी गुफा में भगवान बुद्ध ने 6 सालों तक कठिन तपस्या की थी। इस दौरान उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। यहाँ से वो बौद्ध गया चले गए थे। बौद्ध गया पहुंचकर वो एक बार फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और अब उसी जगह माइंड रिट्रीट मेडिटेशन कैंप शुरू हुआ है, जहां मन के विकास और शांति के लिए साधना कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज से नहाए खाए यानी छठ की शुरुआत हो चुकी है और ये देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बिल्कुल। और चलिए आस्था की बात अदिति कर रही हैं तो वो तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ। आस्था के महापर्व छठ की करते हैं बात, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। सूर्यदेव की आराधना के इस महाव्रत से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व में की गई सूर्य की उपासना धन, सम्मान और सेहत से मालामाल कर सकती है। छठ पर्व में लोगों की अनंत आस्था से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ यानी दुनिया का इकलौता ऐसा महापर्व जिसमें भक्त और भगवान के बीच और कोई नहीं होता। होती है तो सिर्फ आस्था, भक्ति और विश्वास की डोर। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। आज से 4 दिनों के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। छठ पर एक बार फिर इसी तरह भक्त और भगवान आमने सामने होंगे। श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देकर आशीर्वाद का प्रसाद मांगेंगे। 8 नवंबर को यानी आज नहाए खाए, 9 नवंबर को यानी कल खरना व्रत, 10 नवंबर को संध्या अर्घ्य, 11 नवंबर को सुबह का अर्घ्य। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यानी आज छठ का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रती स्नान कर कद्दू दाल और भात ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना होगा। ये तिथि 9 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखेंगे और संध्या वेला में चावल की खीर और घी चुपड़ी रोटी ग्रहण करेंगे। छठ के तीसरे दिन व्रती पवित्र घाट पर जल में उतरकर पूजा अर्चना करती हैं। फिर ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये तिथि 10 नवंबर को पड़ रही है। मान्यताओं के मुताबिक छठ का पहला अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है। कहते हैं इससे कई जन्मों के पापों का नाश होता है, जीवन में सौभाग्य आता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। छठ का उषा अर्घ 11 नवंबर को दिया जाएगा। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कहते हैं इससे सूर्यदेव कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद व्रती प्रसाद खाकर व्रत पूरा करेंगे। इसे पारण या परना कहते हैं। कहते हैं छठ को अगर पूरी आस्था और नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठ पूजा की तैयारी हर तरफ जोरों पर है। आज से छठ पूजा की विधि विधान से शुरुआत तो हो रही है। पटना में हमेशा की तरह छठ पूजा पर कुछ हटकर भी देखने को मिल रहा है। इस बार पटना में कुछ महिलाओं ने मधुबनी पेंटिंग को छठ पूजा का आकर्षण बनाया। पूजा में उपयोग होने वाली चीजों पर मधुबनी पेंटिंग की कलाकारी देखते ही बन रही थी। साथ ही ऐसी चीजों की भी काफी डिमांड रही है। बिहार की राजधानी पटना में हर बार की तरह इस बार भी छठ पूजा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। बाजार में रौनक है, लोग छठ पूजा की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार छठ पूजा पर चित्रकारी का एक शानदार अंदाज नजर आ रहा है। श्रद्धा और भक्ति के महापर्व के मौके पर पूजन सामग्री को अलग रूप देने की शानदार कोशिश की गई है। मधुबनी पेंटिंग से सजी इन चीजों की मांग बाकी राज्यों में भी खूब हो रही है। इस कौशल से न केवल मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों की कमाई हो रही है, बल्कि मधुबनी पेंटिंग घर घर तक पहुंच रही है। सूप, कोनिया, साड़ी और डागरा, सब पर ये लोग अपनी कला उकेर रहे हैं। अलग अलग चीजों पर की गई ये पेंटिंग
लोगों का काफी ध्यान खींच रही है। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े इन कलाकारों का कहना है कि मधुबनी पेंटिंग से सजी इन चीजों की मांग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और बेंगलुरु जैसे शहरों के साथ विदेशों में भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया तक इन्होंने कुरियर से सूप भेजा है। इस काम से पढ़े लिखे युवा जुड़े हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में इन चीजों की ऑनलाइन डिमांड काफी ज्यादा है। हमारे पास मोस्टली इसका ऑनलाइन ऑर्डर्स है, क्योंकि हमारे बिहार में ये अभी बाकी दुकानों पे मिल जाते हैं, तो लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। और हमारा स्टार्टअप है, जस्ट हमारा 2 ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, तो लोग हमें मोस्टली ऑनलाइन जानते हैं। और एक मतलब यंग ग्रुप का हमारा ये पूरा का पूरा ग्रुप भी है, पूरा यंग जनरेशन इसमें है, तो लोग थोड़ा ऑनलाइन ज़्यादा रहते भी हैं हमारे जनरेशन के लोग, तो वो हम लोग बहुत जल्दी कवर अप कर पा रहे हैं बिहार के बाहर के लोगों को। इस पेंटिंग से जुड़े कलाकारों का मकसद इन चीजों को बेचकर सिर्फ फायदा कमाना नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि देश दुनिया में मधुबनी पेंटिंग को लोग जाने समझें। सर, हम लोग भी बिहार से हैं, तो लोग हमें एक तरीके से बिहार कम हमें मधुबनी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जो बिहार के बाहर लोग रह रहे हैं, और बहुत लोगों के मुंह से हमने सुना है कि तुम बिहारी हो क्या, लेकिन वो लोग अब बहुत प्राउडली हम लोगों से पूछते हैं यू आर फ्रॉम बिहार, हमें ये चीज़ चाहिए, क्या वहाँ मिल जाएगा मधुबनी का। तो ये मधुबनी चीज़ से, इस एक छोटी सी पेंटिंग से अभी हमारी पहचान बन रही है अपने बिहार की। तो अब ये कितने बड़े पैमाने पर जा रहा है, ये पूरा बिहार बता रहा है। मधुबनी पेंटिंग को लेकर इस तरह की सोच से एक तरफ जहां आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, वहीं इस तरह की कोशिश से मधुबनी पेंटिंग की देश दुनिया में अलग पहचान कायम की जा सकती है, जिसे ये युवा पीढ़ी सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पटना की तस्वीरों के बाद अब रुक कर लेते हैं कोलकाता का, जहां कल यानी रविवार को मां काली को पूरे विधि विधान के साथ उनकी विदाई की गई। इस मौके पर महिलाओं ने सिंदूर खेला किया और धुनुची नृत्य भी किया। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां बड़े ही धूमधाम से मां काली को विदा किया गया। मां काली की प्रतिमा के विसर्जन से पहले महिलाओं ने जमकर सिंदूर खेला, एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाकर काली पूजा की बधाइयां दी। मां काली को विदा करते हुए भक्तों ने यहां धनुची नृत्य भी किया। कभी कोलकाता से शुरू हुई धनुची नृत्य की परंपरा आज पूरे देश में निभाई जाती है। देश के कोने कोने में बसे देवी के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए धनुची नृत्य करते हैं। मान्यता है कि देवी मां के सामने इस नृत्य को करने वालों की मनचाहे कामों की सिद्धि होती है। धनुची नृत्य असल में शक्ति नृत्य है। बंगाल में नृत्य मां भवानी की शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाता है। नवरात्र के दौरान भी भक्त पश्चिम बंगाल के दुर्गा मां के पंडालों में सिंदूर खेला के साथ साथ धनुची नृत्य से मां को अंतिम विदाई देते हैं, और इसी परंपरा का पालन मां काली के विसर्जन के दौरान भी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आई एम श्योर कि आपको ये तस्वीरें जो हमने रंगारंग तस्वीरें दिखाई हैं आपको पसंद आई होंगी। क्यों अदिति, ये धुनुची नृत्य मैंने पहली बार सुना और देखा भी पहली बार। आई एम श्योर मज़ेदार है, तभी तो हम इसकी बात भी कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाकई घाटी की फिजा बदल रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में युवाओं ने हिस्सा लिया। युवा ऐसे आयोजन से काफ़ी खुश नजर आए और ऐसे आयोजनों की होते रहने की इच्छा जताई। जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है, घाटी में विकास रफ्तार से दौड़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहली बार बड़े खेल का आयोजन किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस मैराथन में बच्चे, बड़े, लड़के लड़कियां, पुरुष, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई आज यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि टोटली फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करता है। कोरोना की वजह से हम सब घर में थे और स्कूल बंद थे, और जिसकी वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ है, ना हम मतलब अपनी पढ़ाई को मतलब कर सके। और सबसे पहले मैं हम थैंक अपने मतलब इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सेटअप किया, मैं उनको थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू। हर एक आदमी को हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ हमारी यूथ जो भटके हुए हैं ना, नशे की हालत में, नशे में जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि नशा करना है तो इस चीज़ का करें ना, नशा इस चीज़ का यहाँ पे पता चलता है कि नशा क्या। फिट इंडिया मूवमेंट लोगों को फिट और हेल्दी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए सेना जम्मू कश्मीर के युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करा रही है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस मैराथन से काफी उत्साहित नजर आईं। इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी, फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। आज हमारी 5 किलोमीटर की रेस हुई, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सी लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सी जगहों से वो आई, और इस मैराथन से हमें ये इंस्पिरेशन भी मिलती है कि स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें स्पोर्ट्स से फिटनेस इम्प्रूव होती है, हेल्थ इम्प्रूव होती है और हम फिट रहते हैं। भागने से आपकी हेल्थ, आपका पूरा का पूरा बॉडी पोस्चर, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब मेंटेन रहते हैं, जो कि ओवरऑल मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राजौरी ही नहीं, पूंछ, मेंढर, नौशेरा, अखनूर, दूर दराज से 1200 के करीब युवाओं और बुजुर्गों ने मैराथन में हिस्सा लिया। 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 3 श्रेणियों में मैराथन का आयोजन किया गया। फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस सिद्धांत के तहत सेना के एस ऑफ स्पेड्स ने इस खेल का आयोजन किया। राजौरी मैराथन जो राजौरी डे है उस समय पर ऑर्गेनाइज की जाती है, तो इस बार कोरोना के चलते इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, लेकिन ये पहला मौका है जबकि बहुत बड़े स्तर पर ये ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें राजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, दूर दराज से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये एक राजौरी मैराथन था जिसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज रखी थी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की। ओपन था सबके लिए, लेडीज़, चिल्ड्रन, एल्डरली, यहाँ तक कि 60 साल के लोगों के लिए भी ये ओपन था, और तकरीबन 1200 लोगों ने इस मैराथन के अंदर हिस्सा लिया। शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और साहस और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से ये मैराथन आयोजित की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर युवाओं का उत्साह, जो इस बात का संकेत है कि युवाओं की सोच अब बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन शगुफ्ता हम जल्दी लौट कर आएंगे, है ना? क्योंकि बहुत सारी डिशेस बाकी हैं लंच टाइम में, कहीं मत जाइए। सास बहू और पेटिया में आज खुलेगा एंटरटेनमेंट का पिटारा, किस्से और कहानियां मनोरंजन की दुनिया से। ये सब और बहुत कुछ मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते?
कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা। এক বছর ধন্যবাদ বাংলা, আজ तक बांग्ला। जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं, परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर, सच्ची खबर, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। देश चाहे क्रिकेट वाली स्माइल, तो हो जाइए तैयार, फिर झूमेगा इंडिया। आ गया है जश्न क्रिकेट का मौका। हम भी हैं तैयार और जीत की है पक्की तैयारी। हम लाएंगे आपके चेहरे पर क्रिकेट वाली स्माइल। इंडिया मांगे गुड न्यूज। T20 वर्ल्ड कप पर खास कवरेज शाम 6:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो? तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं वायरल न्यूज जो हर जगह छाई हुई है। आस्था के रास्ते दक्षिणा हासिल करने का ये अनोखा सा अंदाज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। एक शख्स ने लोगों से दक्षिणा पाने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया। इस वीडियो को आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि पेमेंट के लिए डिजिटल होते भारत का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। इस वीडियो की इंटरनेट पर खूब चर्चा भी की जा रही है। ये जुगाड़ महंगे पेट्रोल की समस्या को हल कर सकता है। एक शख्स ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अपनी मोटरसाइकिल को ही साइकिल बना डाला। एक खास बात ये थी कि गाड़ी देखने में बाइक जैसी है, लेकिन चलाने पर साइकिल जैसी है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं एक शख्स ने अपनी साइकिल में मोटरसाइकिल की बॉडी फिट कर दी और इसके बाद वो बड़े आराम से चलाता जा रहा है। इंटरनेट पर ये वीडियो वायरल हो गया है।
सोशल मीडिया पर इन दिनों दो बंदरों का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर को दूसरे बंदर की आंख साफ करते देखा जा सकता है। इसे लेकर यूजर्स काफी रोचक रिएक्शन भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक बंदर को दूसरे बंदर की आंख को पेड़ की सूखी हुई पत्ती से साफ करते हुए देखा गया है। बाप बेटी की इस जोड़ी ने जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो तस्वीरें वायरल हो गई। बाप बेटी की जुगलबंदी और उनकी मधुर आवाज की लोग इंटरनेट पे खूब तारीफें कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में बाप बेटी गाना गाते दिख रहे हैं। बेटी हाथ में गिटार लिए अपने पिता के साथ हिंदी फिल्म काला पानी का अच्छा जी मैं हारी गाना गा रही है। वहीं पिता भी गाने के बोल गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों बाप बेटी की आवाज इतनी मधुर सुनाई पड़ती है कि हर कोई इनकी तारीफें कर रहा है। तो वायरल खबरों के बाद चलिए अब बात करते हैं परंपरा के साथ आधुनिकता की। जब ये दोनों जुड़ जाएं तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। सनातन धर्म में गौ माता के महत्व के बारे में कई सारी बातें हैं जो आपने सुनी होंगी। गाय के दूध से लेकर गोमूत्र तक को बेहद पवित्र और गुणकारी बताया गया है। अब बाजार में गाय के गोबर से बने आधुनिक प्रोडक्ट भी आ गए हैं जो आपकी पहली नजर में ही आपको पसंद आ जाएंगे। गाय की पूजा, गाय की भक्ति और गाय के दूध की सौगात हमें प्रकृति से ही मिली है। गाय की महिमा का बखान पुराणों से लेकर तमाम ग्रंथों में है, लेकिन आधुनिक युग में गाय किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही। गाय के दूध से बने प्रोडक्ट्स बाजार में अपनी पहचान पहले से ही कायम कर चुके हैं, लेकिन अब गाय के गोबर के प्रोडक्ट भी बाजार में धूम मचाने तैयार हो रहे हैं। जब हम सजावट के सामान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं ऐसे वस्तु जो कि बने हैं मेटल से या प्लास्टिक से, जो कि प्रदूषण करते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, ये सारी सजावट की वस्तुएं जो मेरे साथ यहाँ पर दिख रही हैं, ये सभी की सभी पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाती हैं, क्योंकि ये गोबर से निर्मित है। तो सुना आपने, गाय के गोबर से कितने काम के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। चलिए अब आपको उस कलाकार से भी मिलवाते हैं जिसने न केवल गाय के गोबर से इन तमाम आइटम्स को तैयार किया है, बल्कि अब इन्हें वो बाजार में लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहे हैं। 2010 से गौ माता से जुड़ा हूँ मैं, और उसके बाद मैं गाय के गोबर से सारा सामान बनाना शुरू किया है और निरंतर धीरे धीरे इन सामानों में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। लगातार हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं समय के अनुसार, और उसके अनुसार हम लोग सामान को नया रूप, नया डिज़ाइन, लुक हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कई सारे लोग हैं, उनको हमने प्रशिक्षण भी दिया हुआ है, वो भी सामान को गौशाला में तैयार कर रहे हैं। गोपाल झा ने गाय के गोबर से न केवल रोज काम आने वाली चीजों की रचना की है, बल्कि बदलते वक्त और बदलती जरूरतों के साथ लिहाज से चीजें गढ़ी जाती हैं। इसके लिए युवाओं को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाता है, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इतना ही नहीं, इन चीजों को बेचकर जो आमदनी होती है उसे गायों की सेवा में भी लगाया जाता है, यानी रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। प्लास्टिक और मेटल का मोबाइल स्टैंड या फिर की होल्डर आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, लेकिन गाय के गोबर से बने इन सामानों की बात ही कुछ और है, क्योंकि इसके पीछे एक सुंदर सोच भी है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की, लोगों को धर्म, संस्कृति और समाज से जोड़े रखने की। गोबर का सामान, गौमे का सामान, पंचगव्य का सामान अपने घर में लाकर उसको सजावट कर सकता है, सजावट भी कर सकता है और उसकी सुंदरता को भी बना सकता है। साथ ही वो दूसरी अन्य बीमारियां हैं उनसे भी बच सकता है। तो सामाजिक रूप से भी उसका लाभ है और धार्मिक उसका महत्व है, तो उसका महत्व भी वो उसका बना रहेगा और साथ में वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा, हमारी गौशाला संपन्न होंगी और भारतीय संस्कृति बचा होगा। गाय के गोबर को केवल खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन आधुनिक सोच और कारगर तकनीक के जरिए गाय के गोबर से तैयार हुए प्रोडक्ट्स निश्चित ही बड़ी क्रांति बनेंगे। मथुरा और ग्वालियर के बाद अब दिल्ली में भी जल्द ही
गोबर शिल्प शुरू होने वाला है, जहां से गोपाल झा जैसे कलाकारों की कला उड़ान के लिए तैयार होगी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है और ये एक ऐसी सच्चाई है जो उम्मीद जगाती है एक सुनहरे भविष्य की, जहां पर पर्यावरण के प्रति प्रेम है और प्रदूषण नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। यूपी के अमरोहा में एक महिला ने अनोखी मिसाल पेश की है। पति के छोड़ने के बाद हितेश चौधरी न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि प्रशिक्षण लेकर महिलाओं को जैविक खेती की ट्रेनिंग भी देती नजर आई। और जसवनी महिला स्वयं सहायता ग्रुप के जरिए हितेश आज कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं, उनका जीवन संवार रही हैं। यूपी के अमरोहा में 12 महिलाओं का ये समूह अपना और अपने परिवार की जिंदगी संवारने में जुटा है। मल्टी क्रॉपिंग ने इन महिलाओं को आमदनी का बेहतरीन जरिया दिया है और इनकी जिंदगी संवारने का श्रेय जाता है ओजस्वनी महिला स्वयं सहायता ग्रुप की प्रमुख हितेश चौधरी को, जो इन्हें मल्टी क्रॉपिंग जैविक खेती के गुर सिखा रहे हैं। हमारा 12 महिलाओं का ये ग्रुप है जो हम मिलके कार्य करते हैं, जो हम गन्ने की सीडलिंग तैयार करते हैं। जैसे कि कोई नई वैरायटी आती है जिससे कि हम किसान की आय डबल कर सकें, जिससे किसान को फायदा हो, तो इसी के ऊपर ये मेरा कार्य चल रहा है। और इसमें मैं गन्ने के साथ में मल्टी क्रॉपिंग कराती हूँ। जैसे कि गन्ने के साथ में हम हल्दी ले लें या केले की फसल ले लें, कोई भी हम 2 फसलें लेते हैं इसके साथ में। हितेश चौधरी महिलाओं को आधुनिक तरीके से खेती करना सिखा रही हैं। इनकी आमदनी बढ़ाकर आत्मनिर्भरता बना रही हैं। गन्ने के अलावा ये महिलाएं लेमन ग्रास की भी खेती कर रही हैं, क्योंकि इसमें खर्चा अठन्नी है लेकिन आमदनी रुपया है। दुकान से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे घर में देसी गाय है उसका जो गोबर है, जो मैं बर्मी कंपोस्ट अपने घर पे तैयार करती हूँ, वही हम इसमें लेमन ग्रास में अपने खेत में डलवाते हैं, जो कि हमारा 1 एकड़ में 50 किलो जाता है। तो ज्यादा कोई खाद की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे किसान की बचत होती है। दूसरे नंबर पे जैसे गन्ने में ज्यादा पानी लगता है, तो लेमन ग्रास में हमारी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सीमित पानी लगता है। अगर हमने एक बार भी इसमें पानी दे दिया या 2 बार भी दे दिया तो भी हमारी फसल चलती रहती है। लेमन ग्रास से कमाई भी भरपूर होती है। इसके 1 लीटर तेल की कीमत 1000 रुपए से 1500 रुपए तक होती है। इसके साथ ही उड़द, तिल, तुलसी की पैदावार भी की जाती है, जिसका तेल बाजार में 2000 रुपए प्रति लीटर तक बिकता है। यानी मल्टी क्रॉपिंग से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाती है। बाजार में लेमन ग्रास की मांग की वजह इसमें कई खूबियों का होना है। लेमन ग्रास का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, साबुन और दवाओं में होता है। इस फसल से तेल निकाला जाता है, जो कि बाजार में ऊंचे दरों पर बिकता है। इस पौधे का तेल इम्यून सिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होता है। मच्छरों को भगाने वाली दवाई में भी इसका तेल काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ही लेमन ग्रास का काफी महत्व है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हितेश ने संघर्ष से सफलता का सफर तय किया है। पति ने छोड़ दिया, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। ऐसे में पतंजलि सहारा बनकर आया। पतंजलि से जैविक खेती की ट्रेनिंग ली और अब अपने घर के साथ साथ इन महिलाओं का घर भी रोशन करने में मदद कर रही है। पहले तो उनके पास कोई भी स्रोत नहीं था इनकम का, लेकिन समूह के माध्यम से उन्हें एक अपना आय का भी स्रोत मिला है, जो इसमें भी वो कार्य कर रही हैं और अपना यहाँ पे भी वो पैसे की बचत कर रही हैं। और जो जैसे हमारी फील्डिंग है, हमारी फील्डिंग जैसे हमने ये तैयार करी है, जैसे भारत सरकार से हमें 1.5 रुपया मिलता है और 1.5 रुपया हमारा कृषक क्रेता से मिलता है, जिन्हें हम ये फील्डिंग बेचते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को 3 रुपए की एक पौध पर 3 रुपए का इन्हें फायदा हो जाता है महिलाओं को। ये अभी हम ग्रुप में ऐड हुए हैं, मतलब उससे हमें काफी फायदा हुआ है। हितेश चौधरी के जज्बे को सलाम है, जिसने विपरीत हालात का सामना पूरी हिम्मत से किया। न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि अपने साथ जुड़ी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। अमरोहा से BS आर्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वक्त को चला है आज के विचार का। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की।
तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि शगुफ्ता और अदिति एक बार फिर से आपके सामने आएंगे दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, टेस्टी मेन्यू लेकर।